हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी बच्चों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे जीपेट प्रो सीरीज। हम इसमें चल रहा था हमारा फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का आज का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है बच्चों। फार्माकोलॉजी के लगभग टॉपिक्स हम कवर कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम स्टडी करेंगे ओटाकोइड्स एंड रिलेटेड जो भी ड्रग्स है, जैसे स्टामिन्स है, ल्यूकोट्रीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, और भी जैसे हमारे कंपोनेंट है एंटी स्टामिनिक ड्रग्स हैं, उन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले बच्चों। इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें जो भी हमारे रह गए ना टॉपिक्स, उन सभी को एक ही लेक्चर के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो बच्चों, हमारे लाइव लेक्चर से स्टार्ट हो चुके हैं। लाइव जो एमसीक्यूज है टॉपिक वाइज, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं करें तो रात को 9:30 बजे से हमारा लाइव आता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे काफी मदद आपको मिलने वाली है आपकी तैयारी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो टॉपिक आप जानिए क्या है, ओटोकोइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं ना बच्चों, स्टामिन, सेरोटोनिन, देयर एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले हम स्टामिन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं बच्चों आप। चलिए बात करते हैं स्टामिन्स की। तो स्टामिन एक एमीन डेरिवेटिव है बेसिकली, जो हिस्टिडीन एमीन है बेसिकली, इसका डेरिवेटिव होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, बायोजेनिक एमीन डेरिवेटिव फ्रॉम हिस्टिडीन स्टोर इन मास्ट सेल। बेसिकली हिस्टामिन्स कहाँ स्टोर होते हैं बच्चा? मास्ट सेल के अंदर, बेसोफिल्स के अंदर और एंटेरोक्रोमोफिल सेल्स के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, कि जो स्टामिन्स है कहाँ किसके डेरिवेटिव होते हैं, बेसिकली हिस्टिडीन के, और कहाँ स्टोर होते हैं? मास्ट सेल, बेसोफिल, एंटेरोक्रोमाफिन। बेसिकली देखिए, मास्ट सेल, बेसोफिल आपको याद रह जाएगा, लेकिन एंटेरोक्रोमाफिन भी आपको याद रखना है बच्चों। चलिए, इसके 4 रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, जो हिस्टामिन होते हैं 4 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3, H4। तो उन सभी रिसेप्टर्स का अलग अलग काम होता है। जैसे कोई ड्रग उनके ऊपर एगोनिस्ट बाइंड हो रही है तो सेम जो रिसेप्टर का एक्शन है वही होगा, और अगर एंटागोनिस्ट ड्रग बाइंड हो रही है तो जो उनका एक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेना बच्चों, क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। तो H1 जो रिसेप्टर है वो कैसे काम करता है? कोज करता है वेसोडाइलेशन को, इंक्रीज करता है कैपिलरी परमिएबिलिटी को, इसके साथ साथ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। देखिए, वेसोडाइलेशन करता है लेकिन ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब दोनों अपोजिट हो गए। वेसल्स को डायलेट करेगा और ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। पेन एंड इचिंग ये कोज करता है बेसिकली। देखिए, हिस्टामिन्स क्या होते हैं? एलर्जेंस के थ्रू काम करते हैं। तो पेन एंड इचिंग इसके द्वारा हो सकती है। H2 बेसिकली GS कपल्ड होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को एंड इंक्रीज हार्ट रेट। क्या करते हैं H2 रिसेप्टर्स? स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को और इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को। H3 क्या है? इनहिबिट करता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन CNS। CNS के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं ना बच्चों, उनको इनहिबिट करता है H3, जो स्टामिन 3 है। ये भी GI कपल्ड है। H4 इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली जो एलर्जन होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है H4। सभी पॉइंट्स बच्चों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यूज क्या है स्टामिन के? स्टामिन इटसेल्फ इज रेयरली यूज बट इंपोर्टेंट फॉर एलर्जी टेस्ट। जो बेसिकली जो एलर्जी टेस्ट होते हैं ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है स्टामिन। चलिए आगे चलते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं। तो जो H1 रिसेप्टर है उस पे जो एंटागोनिस्ट बाइंड होंगे तो उनको बोलेंगे H1 एंटीस्टामिन्स। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन जो H1 एंटीस्टामिन्स है वो क्या करेंगे? सेडेटिव एक्शन करेंगे, क्रॉस करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को। देखिए, ऐसी हर कोई ड्रग ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती है बेसिकली वही क्रॉस कर पाती है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं वो बेसिकली
सेडेटिव एक्शन शो करेगी और क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। एग्जाम्पल है डाइफेनिहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन और हाइड्रोक्सीजीन। बेसिकली एलर्जी के लिए इनका यूज किया जाता है बच्चों। सेकंड जनरेशन देखिए नॉन सेडेटिव है, पेरिफेरल एक्शन शो करेगी। लोराटिडिन, सिट्रीजन और फैक्सोफेनाडाइन, कहीं ना कहीं सिट्रीजन आपने यूज की होगी, तो ये सेडेटिव एक्शन शो नहीं करती है। अगर आपने हाइड्रोक्सीजीन यूज करी है तो आपको पता चल जाएगा कि सेडेटिव एक्शन ये शो करती है, थोड़ा थोड़ा नींद आएगी आपको, तो वही होता है सेडेटिव एक्शन। यूज कहाँ होता है? H1 एंटीहिस्टामिन्स का एलर्जीज के अंदर यूज होता है, मोशन सिकनेस के अंदर, इंसोमेनिया के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि सेडेटिव के रूप में काम करता है। एनाफाइलेक्सिस में अगर कंप्लीट बॉडी की एलर्जिक कंडीशन है तो उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं बच्चों इसके। चलिए देखिए H2 एंटीहिस्टामिनिक्स मतलब H2 एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं इनको। रेनिटिडीन और फेमेट्रोडिन बेसिकली यूज होती है। ये यूज होती है पेप्टिक अल्सर के अंदर, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर, ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली H2 एंटीहिस्टामिन्स का यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम सेरोटोनिन 5-HT की, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। बेसिकली ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। किससे डिराइव्ड किया गया है? ट्रिप्टोफैन से। मेनली फाउंड इन जीआई ट्रैक्ट, प्लेटलेट्स एंड सीएनएस। 3 लोकेशंस होती हैं इसकी बच्चों, जीआई ट्रैक्ट, प्लेटलेट और सीएनएस। जैसे हिस्टामिन की 3 सेल्स थी, मास्ट सेल, बेसोफिल सेल और एक सेल और थी, तो इन तीनों सेल्स को याद करना है। यहाँ पे है जीआई ट्रैक्ट, प्लेटलेट्स और सीएनएस। इसके भी 5 रिसेप्टर बेसिकली T1, T2, T3, T4। जो सेरोटोनिन है 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, तो तीनों के अलग अलग काम होंगे। फर्स्ट का होगा वेसोडाइलेशन, मेन जो काम होगा वेसोडाइलेशन, न्यूरोनल इनहिबिशन, इसलिए इसको माइग्रेन के अंदर भी यूज किया जाता है बच्चों। माइग्रेन इसके जो एगोनिस्ट होते हैं उसको माइग्रेन के अंदर भी यूज किया जाता है। सेकंड है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बेसिकली प्लेटलेट एग्रीगेशन में काम आएगा, स्मूथ मसल्स के कंस्ट्रक्शन में भी काम आएगा ये। HT3 क्या काम आता है? वोमिटिंग रिफ्लेक्स। बेसिकली जो एमेटिक एंटीमेटिक ड्रग्स है ना, बेसिकली H3 जो 5-HT3 है रिसेप्टर उस पे काम करती है। तो बेसिकली जैसे ड्रग है एंटीमेटिक ऑन्डेंसेट्रोन, तो ये ब्लॉक करती है इसी रिसेप्टर को। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। 5-HT4 इंक्रीज करता है जेआई मोटिलिटी। क्लिनिकल यूजेस देखिए 5-HT1 एगोनिस्ट बेसिकली जैसे एग्जांपल है सुमाट्रिप्टेन, बेसिकली माइग्रेन के अंदर यूज होती है बच्चा। 5-HT2 एंटागोनिस्ट साइप्रोहेप्टाइडिन, बेसिकली एलर्जी और सेरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर यूज होती है। इसके साथ साथ 5-HT3 एंटागोनिस्ट, बेसिकली जैसे ऑन्डेंसेट्रोन है, एंटीमेटिक के रूप में यूज होगी बच्चा। लास्ट है 5-HT4 एगोनिस्ट, जो जैसे प्रूकालोप्राइड प्रोकाइनेटिक के अंदर बेसिकली ये यूज होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम NSAID और ड्रग फॉर गाउट। पहले देख लेते हैं NSAID जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, पेनकिलर्स टाइप की यूज होती हैं, उनके बारे में। तो बेसिकली देखिए जो NSAID ड्रग्स होती है ना, वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। किसको? साइक्लोऑक्सीजनेज, बेसिकली इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोक्स एंजाइम। कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगी NSAID ड्रग्स। तो बेसिकली डेफिनेशन है इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज कोक्स एंजाइम टू रिड्यूस पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। बेसिकली जो कोक्स 2 होता है ना, उसकी जो ड्रग्स होती हैं वो पेन किलर्स टाइप की होती हैं, फीवर वगैरह के अंदर यूज होती है। तो चलिए देख ही लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोक्स इनहिबिशन। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव जैसे एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है, डाइक्लोफेनेक है, ये नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर है। एग्जांपल पूछा जा सकता है बच्चा आपको कि नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर कौन सी ड्रग है? एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और डाइक्लोफेनेक, ये तीनों ही चारों ही नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। इसके अलावा सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर सेलेकॉक्सिब, इट्रोकोक्सिब, ये सिलेक्टिव ड्रग होती है। कौन सी? सेलेकॉक्सिब, इट्रोकोक्सिब। परफेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर मेलॉक्सिकेम, निमोसलाइड। निमोसलाइड क्या है? परफेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर है। बेसिकली ये हेडेक वगैरह के अंदर यूज होती है और नॉर्मल पेनकिलर फीवर के अंदर यूज होती है। चलिए आगे देखते हैं मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो कोक्स 1 जो इनहिबिटर्स होती हैं बेसिकली गैस्ट्रोप्रोटेक्शन, जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उसको डिक्रीज करने का काम करती हैं। इसके साथ साथ
प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करती है, मतलब ब्लड को थिन बनाने का काम करती है। जैसे एस्प्रिन का यूज ब्लड थिनर के रूप में किया जाता है। ये है कोक्स फर्स्ट, जो इनिबिशन है या जो एंजाइम है उसका एक्शन है। अगर उसको एंटागोनिस्टिक एजेंट अगर उस पेड़ तो क्या करेगा, गैस्ट्रो प्रोटेक्शन करेगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज करेगा। कोक्स 2 क्या करता है, इंफ्लामेशन को कम करता है, पेन और फीवर। 3 काम होते हैं कोक्स 2 के, इंफ्लामेशन, पेन और फीवर को कम करता है। यूज कहाँ होता है बेसिकली एनएसएआईडी ड्रग्स का, पेन एनाल्जेसिया के अंदर, इंफ्लामेशन जैसे आर्थराइटिस, फीवर एंटीपायरेटिक्स, कार्डियो प्रोटेक्शन जैसे एस्प्रिन। तो ये कुछ यूजेज हैं एनएसआईडी ड्रग्स के। एडवर्स इफेक्ट बेसिकली गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, रीनल टॉक्सिसिटी हो सकती है। सबसे ज्यादा रीनल टॉक्सिसिटी एनएसआईडी ड्रग से कोज होने के चांसेस होते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, ब्लड थिनर हो रहा है, तो ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, कोई चोट लगती है तो। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ड्रग फॉर गाउट। गाउट एक ऐसी डिजीज है बच्चों, जॉइंट्स की डिजीज है। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है यूरिक एसिड, उसका लेवल ज्यादा हो जाता है। सिर्फ यूरिक एसिड के लेवल के ज्यादा होने के कारण गाउट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर ये लंबा अगर क्रोनिक कंडीशन इसकी हो जाए और ट्रीटमेंट नहीं करे तो ये आर्थराइटिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विथ इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन लीडिंग टू आर्थराइटिस। बात करें एक्यूट गाउट ट्रीटमेंट, बेसिकली अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें एनएसएआईडी पेन किलर्स जैसे इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सिन वगैरह देके इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी जैसे कोल्चिसिन जो ड्रग है इनिबिट करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइजेशन, रिड्यूस करती है इन्फ्लामेशन, इसको यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड दे सकते हैं, अगर सीवियर केस है तो प्रेडनिसोलोन का यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड क्यों यूज करते हैं मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक्शन को बढ़ाने के लिए, किसी भी ड्रग के एक्शन को बढ़ाने के लिए। बात करें क्रोनिक गाउट की, क्रोनिक गाउट में बेसिकली क्या करते हैं, देखिए किस वजह से हो रहा है बच्चों, यूरिक एसिड के लेवल की इंक्रीज से। तो यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ही इनहिबिट करेंगे, तो उसके लिए ड्रग यूज की जाती है एलोप्यूरिनोल और फेब्यूक्सोसेट। तो फेब्यूक्सोस्टेट जो ड्रग होती है जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है यूरिक एसिड का सिंथेसिस कम हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके अलावा यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स का यूज कर सकते हैं जैसे प्रोबेन एसिड और सल्फिन पायराजोन, जो इंक्रीज करती है यूरिक एसिड के एक्सक्रिएशन को बढ़ाएगी, तो क्या होगा बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम होगा। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे पेग्लोटिकेज कन्वर्ट करती है यूरिक एसिड को एलोटेनिन में, एलानटोइन के अंदर ये कन्वर्ट करती है, एलानटोइन के अंदर। तो ये रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन्स, ये भी एलर्जेंस होते हैं, बेसिकली एलर्जी इंड्यूस करने वाले एजेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की। लिपिड मीडिएटर है बच्चों, डिराइव्ड फ्रॉम अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक जो एसिड है वाया कोक्स एंजाइम, बेसिकली दोनों ही कंपाउंड अराकिडोनिक एसिड से फॉर्म होते हैं। तो मेजर टाइप्स एंड एक्शन, बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा और I2। तो ये 3 हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन A2 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो फर्स्ट जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का क्या काम है, वेसोडाइलेशन करता है, फीवर, पेन, गैस्ट्रो प्रोटेक्शन, जैसे एग्जांपल है मिसोप्रोस्टोल जो लेबर इंड्यूस कराने वाली जो ड्रग होती है, तो वो एक करती है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पे। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा यूट्राइन कंस्ट्रक्शन, यूट्रस को कंस्ट्रक्ट करता है, जैसे कार्बाप्रोस्ट, लेटेनोप्रोस्ट फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में बेसिकली लेटेनोप्रोस्ट का यूज किया जाता है, जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा पे काम करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टासाइक्लिन भी इसको बोलते हैं, वैसोडाइलेशन करती है, प्लेटलेट इनहिबिशन करती है। इपोप्रोस्टेनोल फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये एग्जांपल्स है ड्रग के बच्चों। थ्रोम्बोक्सिन A2 ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करती है, बेसिकली प्लेटलेट एग्रीगेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन करती है। चलिए आगे देखते हैं यूजेज क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन के। जैसे मिसोप्रोस्टोल है जो थ्रोम्बोक्सिन जो E2 रिसेप्टर है उस पर काम करती है, तो ये क्या करती है, गैस्ट्रिक अल्सर प्रोटेक्शन करती है और लेबर इंडक्शन में इसका काम इसको लिया जाता है यूज में। लेटेनोप्रोस्ट बेसिकली ग्लूकोमा के अंदर जो आइस की डिजीज है ग्लूकोमा के अंदर इसको यूज किया जाता है। इसका कौन से एनालॉग रिसेप्टर पे काम करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा पे।
इपोप्रोस्टेनोल बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन I2 पे काम करती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए इसका यूज होता है। अब देखते हैं हम ल्यूकोट्राइन्स के। जो ल्यूकोट्राइन्स भी देखिए इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स है डिराइव्ड फ्रॉम अराकिडोनिक एसिड वाया 5 लिपोऑक्सीजनेज पाथवे। 5 लिपोऑक्सीजनेज पाथवे के द्वारा ये जनरेट होता है। ये भी 4 टाइप का है, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 और B4, B, C, D, E। तो जो C4, D4, E4 है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी बेसिकली इन अस्थमा के अंदर। देखिए एलर्जी की वजह से ही अस्थमा होता है, आप सभी जानते हैं बच्चों। तो इसमें इन्वॉल्व होता है ल्यूकोट्रिन्स। बेसिकली B4 क्या करता है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस में ये हेल्प करता है। तो बात करते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज इन अस्थमा, क्योंकि ल्यूकोट्राइन की वजह से, एलर्जेंस की वजह से क्या हो रहा है, अस्थमा इंड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एंटागोनिस्ट यूज करेंगे। तो 5 लिपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर ज़ेलुटोन बेसिकली रिड्यूस करती है ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को। इसके अलावा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बेसिकली मोन्टेल्यूकास, जाफ्रील्यूकास बेसिकली ब्लॉक करती है सिस ल्यूकोट्राइन फर्स्ट रिसेप्टर को रिड्यूस करती है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को, मतलब ब्रोंको डायलेशन का काम ये करती है बच्चों। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ओटाकोइड्स बेसिकली, और भी जो भी गाउट वगैरह थे, गाउट रिलेटेड ड्रग्स थी, वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब एक लेक्चर और रह गया हमारा फार्माकोलॉजी का, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें लगभग जो भी टॉपिक्स हमारे रह गए हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे बच्चा। मैं फिर बोल रहा हूं एमसीक्यू का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज का रिवीजन करेंगे ना बच्चों, हम 20 एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उससे आपके 80 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं बच्चा। तो आप जरूर अटेंड करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, काफी मदद मिलने वाली है। जैसे लेक्चर से आपको मदद मिली है, अगर लेक्चर देख के आप लाइव पे जाएंगे ना तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फायदा उठाइए इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, कोई भी चार्जेस नहीं है हमारी सीरीज के। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।